मुंबई और हैदराबाद के बीच होने वाला आईपीएल 2026 का मैच नंबर 41 जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर ऑलरेडी 4 मुकाबले इस सीजन के अंदर खेले जा चुके हैं। तो उसमें आज के इस मैच में जो भी पिच मिलेगी उस पर कैसी कंडीशन बनती दिखाई पड़ने वाली है, जो कि 4 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। तो काफी हद तक ये बात तो तय हो चुकी है कि अब आगे के मैचेस में काफी हद तक वही पिचेस मिलेंगी जिन पर ऑलरेडी कोई ना कोई मुकाबला हो चुका है। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और पिछले मैच में उसका क्या इफेक्ट होता हमने देखा, उसको काफी डिटेल में डिस्कस करते हुए उस तरीके की पिच पर कैसे बॉलर्स और कैसे बैटर्स यहां पर इंपॉर्टेंट होंगे वो हम दोनों टीमों की तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो मुंबई इंडियंस की टीम है इसने अपने 7 मुकाबले में केवल 2 मुकाबले जीते हैं और बाकी पांचों मुकाबले टीम हार गई है। और पिछला मुकाबला 103 रन से सीएसके से ये टीम अपने इसी होम ग्राउंड पर हारी थी और उसमें काफी बड़ा रीजन रहा था एक तरीके की बॉलिंग का। और उसके अलावा एसआरएच की जो टीम है इसने अपने कुल टोटल 8 मुकाबलों में से कुल टोटल मिलाकर के 5 मुकाबले जीते हैं, पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर पहुंच चुकी है। और उसमें इनके लिए जो सबसे खास बात है, एक तो इनके ओरिजिनल जो कप्तान है पैट कमिंस वो वापस आ चुके हैं। पिछले मैच में काफी शानदार बॉलिंग करी थी और जो शुरुआती 4 में से केवल एक मुकाबले टीम जीती थी, लेकिन लास्ट के चारों मुकाबले टीम यहां पर जीत चुके हैं। तो इनका मोमेंटम काफी तगड़ा बना हुआ है। और एक बार फिर से जब ये टीम वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के उस मैदान पर उतरेगी जहां पर ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि 4 मुकाबले हो चुके हैं और पहले, दूसरे और तीसरे मैच में हमने देखा कि बैटिंग करने के लिए कंडीशंस बहुत ही शानदार रही थी। इवन तीसरे मैच में मुंबई के 195 के स्कोर को चेज करते हुए पंजाब की टीम ने पावर प्ले में 2 विकेट गंवाने के बावजूद बहुत ही कंफर्टेबली 198 रन बना करके 3 विकेट पर उस मैच को 7 विकेट से जीता। और इन तीनों मैचेस में हमने महसूस किया कि ये पिच बहुत ही कमाल की है बैटिंग करने के लिए। लेकिन जैसे ही चौथा मुकाबला खेला गया और चौथे मुकाबले में जैसे ही एक यूज्ड पिच मिली जिस पर पहला मुकाबला भी हो चुका था, चूंकि पहला मुकाबला जो केकेआर और एमआई का था वो मैच भी, और साथ ही साथ ये जो लास्ट वाला सीएसके और एमआई का मैच था ये वाला मैच भी सेम पिच पर खेला गया। और जैसे ही एक यूज्ड पिच आई उसमें पहली इनिंग में तो बहुत ज्यादा असर उसका देखने को नहीं मिला। पावर प्ले में ही सीएसके ने 73 रन बना दिए थे 2 विकेट के नुकसान पर और उसके बाद 207 रन तक ये टीम पहुंची 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसमें सीएसके के जो प्लेयर थे शतकवीर संजू सैमसन, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी साफ साफ कहा था गेंद वहां पर बल्ले पर फंस करके आ रही थी इवन शुरू से ही, और इसी वजह से उन्होंने काफी संभल करके शुरू में बैटिंग भी करी और अपने शतक के दम पर ही उन्होंने एक्चुअली सीएसके को 207 तक पहुंचाया। वरना वो अगर 50 रन भी बनाते तो भी ये टीम, मुझे जहां तक लगता है कि 150, 160 या 170 रन ही बना पाती। और उसके बाद जब मुंबई की टीम उतरी तो इनके तो पावर प्ले में ही 29 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई। शुरुआत में गेंद को स्विंग यहां पर मिल रही थी दोनों ओवर के पावर प्ले में। एक तो यहां पर लाल मिट्टी की पिच होती है, आपको पता ही होगा, बाउंड्रीज भी छोटी होती है, लेकिन उस लाल मिट्टी की पिच पर हल्की फुल्की हरी घास भी अगर हो, और चूंकि ये मैदान ऑलरेडी अरेबियन सी के किनारे है तो वहां से जो समुद्री हवाएं शाम के दौरान चलती हैं वो भी काफी हद तक गेंद को मदद करती है हवा में स्विंग करने में। और साथ ही साथ पिच जब होती है गेंद तो सीम के ऊपर अगर लैंड करेगी पिच के ऊपर तो सीम मूवमेंट भी मिलता है। और वो चीज हमने सेकंड इनिंग में खास करके देखा जब अकील हुसैन जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, उन्होंने पिच पर से मिल रही इस मदद का इस तरह से फायदा उठाया कि एक्चुअली वो एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर के तौर पर बॉलिंग करते दिखाई पड़े ठीक ठाक पेस के ऊपर, और गेंद को सीम पर लैंड कराया और वहां पर विकेट भी पावर प्ले में उन्होंने निकाल ली मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर के बैटर्स की। और उसके बाद मुंबई की टीम संभल ही नहीं पाई और केवल 104 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और उसमें बाद में नूर अहमद ने भी कमाल की बॉलिंग करी और स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में 6 विकेटें मिली। तो जो सेकंड इनिंग के अंदर ये जो 6 विकेटें मिली वो बताती है कि अब ये जो पिचेस हैं, अगर यहाँ पर दूसरा मुकाबला किसी भी पिच पर हुआ, आज अगर यूज्ड पिच मिली तो इसी तरह से स्पिनर्स यहाँ पर सेकंड इनिंग में डोमिनेट करते दिखाई पड़ेंगे। और ऑलरेडी इस मैदान पर जो पिछले 12 मुकाबले हुए हैं 7 बार उसमें पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। यानी कि कुछ हद तक यहाँ पर पहले बैटिंग करना बाद के मैचेस में, टूर्नामेंट में जब 2-3 मुकाबले हो जाते हैं तब ज्यादा बेहतर होता है। और पिछले 12 मुकाबलों में यहाँ पर स्पिन को 54, पेस को 66 विकेटें जो मिली हैं वो ये भी बताती है कि स्पिनर्स का भी एक बड़ा रोल यहाँ पर होगा। खास करके विकेटों के नंबर अगर आप सेकंड इनिंग में देखें तो वहीं से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और पेसर्स ज्यादातर यहाँ पर पहली इनिंग में डोमिनेट करते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि कैसी पिच आज के इस मैच में मिलेगी, वो पिच फ्रेश होगी या वहां पर यूज्ड पिच होगी आज के इस मैच में। तो उसका जो अपडेट होगा वो आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। और साथ ही साथ उस पिच की बेसिस पर जो मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगी। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मिलेगा। वहां पर जाकर के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन जरूर हो जाइए। क्योंकि अगर मुंबई की तरफ से बात करें तो लगभग 99% तय है कि रोहित शर्मा आज वापस आते दिखाई पड़ेंगे, ओपन करते दिखाई पड़ेंगे और तब वहां पर दानिश मालीवाल आपको प्लेइंग 11 से बाहर जाते दिखाई पड़ेंगे। ये खबर काफी हद तक पक्की है। अब 1% चांस है कि शायद आज भी ना खेलें, इसी वजह से पुराना प्लेइंग 11 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्विंटन डिकॉक के साथ। बाकी नमन धीर तो हैं ही, सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा हैं, हार्दिक पांड्या कप्तान हैं ही, बाकी सरफेन रदरफोर्ड ये भी काफी अच्छे फॉर्म में है। बाकी मिचेल सैंटनर को लेकर के थोड़ा सा डाउट रहेगा क्योंकि फील्डिंग के दौरान जब ये गिरे थे मैदान पर थोड़ा विवाद भी हुआ था कि कंधे में चोट लगा था। बाकी इनको एक कंकशन सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट के तौर पर बाहर भेज दिया गया मैदान के, और इनके यहाँ पर बाद में शार्दुल ठाकुर बैटिंग करने आए। तो देखना पड़ेगा ये अवेलेबल रहते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि क्रिस भगत भी आज बाहर जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर नहीं पाए हैं। बाकी बुमराह, गजनफर और अश्विनी कुमार तो 3 इंटैक्ट प्लेयर रहेंगे ही, जो कि आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे। तो मुझे आज के इस मैच में मिनिमम से मिनिमम 2 चेंजेस तो होते दिखाई पड़ रहे हैं, मैक्सिमम 3 से 4 चेंजेस भी हो सकते हैं इस टीम के अंदर। और बाकी इस टीम के अंदर विल जैक्स भी चूंकि ज्वाइन कर चुके हैं, तो काफी हद तक चांसेस हैं कि अगर सेंटनर बाहर जाते हैं तो उनके जहां पर जैक्स खेल जाएं, और साथ ही साथ अगर कोई ये सरफेन रदरफोर्ड को भी बाहर बैठा करके जैक्स को खिला सकते हैं। कॉर्बिन बॉसपिन के पास ऑप्शन है। रोहित शर्मा तो जैसे मैंने आपको बताया ही कि काफी चांसेस हैं कि आज ये खेलते दिखाई पड़े, लेकिन तेज गेंदबाजी में जैसा कि आपको मैंने बताया कि क्रिस भगत भी बाहर बैठ सकते हैं, तो इनके पास वही दीपक चहर का ही ऑप्शन है। लेकिन देखना पड़ेगा ये इनको ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी राज बावा का भी एक ऑप्शन है जिनको ये टीम ट्राई कर सकती है। तो वो सब कुछ तो हमको टॉस की बात पता चलेगा। बाकी बॉलिंग जो पिछले मैच में कुल टोटल 6 बॉलर्स ने करी थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि जो भी बॉलर हो वो किस किस उस पर्टिकुलर इनिंग के अंदर किस किस इनिंग ओवर में आकर के बॉलिंग करता दिखाई पड़ा था। उससे आपको पता चलेगा कि पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे या डेथ में। और ऑलरेडी आपको पता है कि 2 ओवर डेथ के, 2 ओवर पावर प्ले के तो आपको बुमराह करेंगे ही करेंगे। बाकी सेंटरर अगर खेलेंगे तो आपको ज्यादातर मिडिल ओवर में और 1 आध ओवर पावर प्ले में करते दिखाई पड़ेंगे। और साथ ही साथ अश्विनी कुमार, जो कि एक और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, ये मिडिल ओवर्स में शुरुआत करेंगे और बाद में डेथ ओवर्स के अराउंड 2 ओवर आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और बाकी क्रिस भगत ने 2 ओवर जो किए थे पिछले मैच में, वो डेथ में ही किए थे और उनकी अच्छी खासी पिटाई हो गई थी। और बाकी गजनफर भी आपको पावर प्ले में ही शुरुआत करते हैं, चूंकि सामने की टीम जो है हैदराबाद, उसमें लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है। तो मुझे लगता है कि पहले ही ओवर में भी आ सकते हैं बॉलिंग करने अपनी ऑफ स्पिन की। 2 ओवर के 1 ओवर तो उन्होंने पिछले मैच पावर प्ले में ही किया था, उसके बाद 7वां, 9वां और 15वां ओवर किया था। और उसी तरह से जो भी बॉलर है, हार्दिक पांड्या हो गए, उनकी भी बॉलिंग के नंबर्स आप देख सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर मुंबई के प्लेयर्स का देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। बाकी अब आपके सामने है रीसेंट फॉर्म मुंबई के प्लेयर्स का, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बताया तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि ये जो मुंबई की टीम है, एक्चुअली मैं बता ही चुका हूं पिछले शुरुआत में ही वीडियो के दौरान कि ये टीम कुल टोटल 7 में से केवल 2 ही मुकाबले जीत पाई है, बाकी सारे मैचेस हारी है। और उसका रीजन है कि प्लेयर्स परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आई नहीं है, जिसमें क्विंटन डिकॉक पिछले 3 मुकाबलों से खेल रहे हैं। पहले मैच में तो सेंचुरी लगा दी, लेकिन अगले 2 मैच में बिल्कुल नहीं चले, और ये एक्चुअली रिप्लेस हुए थे रयान रिकेल्टन से, जो कि शुरुआत तो बड़ी अच्छी करने में कामयाब हुए थे टूर्नामेंट का, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनका फॉर्म डिप कर गया और इसी वजह से ये बाहर बैठ गए। बाकी दानिश मालीवाल, इनको 2 मौके तो मिले, लेकिन ये कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। बाकी नमन धीर जरूर कुछ कुछ मैचेस में बेहतर बैटिंग करते दिखाई पड़े, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी साफ देखने को मिली है। और उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, बहुत ही धीमी 36 रन की पारी पिछले मैच में इन्होंने खेली थी, वो भी 30 गेंदों पर, जो कि दिखाता है कि इनका फॉर्म बहुत अच्छा अभी भी नहीं वापस आ पाया है। तिलक वर्मा जरूर पिछले 2 मैचेस में अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। और बाकी हार्दिक पांड्या, इनका ऑफ कलर होना वो इस टीम को काफी बड़ा नुकसान दे रहा है, ना तो ये बल्ले से और ना तो गेंद से कुछ खास कमाल अब कर पा रहे हैं। बाकी रदरफोर्ड ये जरूर अच्छे टच में दिखाई पड़ा, लेकिन पिछले मैच में ये भी सस्ते में आउट हो गए थे बिना खाता खोले। बाकी मिचेल सैंटनर ने जब भी मौका मिला है परफॉर्म करके दिखाया है, तो ये एक ऐसे प्लेयर है जिन पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। क्रिस भगत की कहानी आपको मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं। बाकी बुमराह एक ऐसे प्लेयर है जो कि शुरुआती 5 मैच में तो 1 विकेट भी नहीं ले पाए, लेकिन पिछले 2 मैच में 1-1 विकेट इन्होंने लिया है और धीरे धीरे विकेट टेकिंग फॉर्म में ये वापस आ रहे हैं। बाकी गजनफर, इन्होंने शानदार बॉलिंग करी है लगभग हर मैच में, खास करके लास्ट के 4 मैचेस में, जहां पर इन्होंने 8 विकेटें निकाली हैं। और अश्विनी कुमार ने अपने मिले 2 मौकों में 6 विकेटें निकाल करके दिखा दिया है कि एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आज के इस मैच में भी रहेंगे। तो बॉलिंग में तो ये टीम काफी फिर भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। बैटिंग में काफी हद तक कंफ्यूजन बना रहेगा, जिसमें अगर फॉर्म के ही हिसाब से जाएं तो क्विंटन डिकॉक के साथ साथ नमन धीर और सूर्य कुमार यादव में से कोई एक, और प्लस तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या भी, चूंकि ऑलराउंडर हैं, टीम के कप्तान हैं, तो ये कुछ कमाल के ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं। कम से कम 7 जो कि सीधे आपकी टीम में आ सकते हैं, एक्चुअली 8 ऑप्शन, लेकिन उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 ऑप्शन से ज़्यादा लेके जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सामने की जो हैदराबाद की टीम है वहाँ से आपको भर भर के ऑप्शन मिलने वाले हैं, और वही टीम काफ़ी हद तक मुझे डोमिनेट भी करते दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ से एक्चुअली जो दिखाई तो 8 ऑप्शन पड़ रहे हैं, लेकिन 8 तो हम लेकर के जाएंगे नहीं, तो उसमें से भी छांट करके कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे उसी को समझने के लिए अगर आप आए हेड टू हेड के आंकड़ों में, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो हेड टू हेड की स्टैट्स हैं इन मुंबई के प्लेयर्स के हैदराबाद के खिलाफ, उसमें क्विंटन डिकॉक का बैटिंग एवरेज 15 मैच में 29 का है, लेकिन नमन धीर कभी इस टीम के खिलाफ चले नहीं। वहीं पर सूर्य कुमार यादव के आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, इवन तिलक वर्मा के भी, और तिलक वर्मा ओरिजिनली हैदराबाद के हैं लेकिन फिलहाल मुंबई के लिए खेल रहे हैं। बाकी हार्दिक पांड्या के नंबर्स भी बहुत ही एवरेज हैं, और इवन रदरफोर्ड भी नहीं चले हैं, लेकिन सेंटनर, इनके आंकड़े बहुत ही खराब है। 3 मैच में केवल 1 विकेट है, और उसका सबसे बड़ा रीजन एक तो सामने की टीम में शुरू से ही टॉप ऑर्डर पर लेफ्ट हैंडर्स हैं, और उसके बाद नीचे के जो बैटर्स हैं, चाहे वो क्लासन हो, अनिकेत वर्मा हो, सलिल अरोड़ा हो, ये सारे के सारे स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं,
तो सामने की टीम जो हैदराबाद है, वैसे भी मैं मानता हूँ, या बताता भी हूँ आपको हर एक वीडियो में, कि गुजरात की टीम ऐसी टीम है जो स्पिन को सबसे बेहतर खेलती है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आईपीएल में, और सेकंड बेस्ट कोई टीम है तो वो है हैदराबाद की टीम। और उसी वजह से सेंटरर एक ऐसे ऑप्शन होंगे, या कोई भी स्पिन बॉलर एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसको मैं ट्राई नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उसी में चूंकि अल्लाह मोहम्मद गजनफर भी एक ऑप्शन, जो कि हैदराबाद के खिलाफ कभी खेले नहीं, लेकिन चूंकि ये ऑफ स्पिनर हैं तो इनको मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगा। और उसी में अगर विल जैक्स खेल जाते हैं, जो कि ऑलरेडी एक ऑलराउंडर है और ऑफ स्पिन भी करते हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से काफी अच्छे चॉइस होंगे। तो इन हेड टू हेड के आंकड़ों को देख करके भी काफी सारी चीजें, या जो एनालिसिस थी उससे हमने काफी कंक्लूजन निकालने की कोशिश करी है। लेकिन फाइनली आगे बढ़ते हुए वेन्यू के नंबर्स भी देखेंगे, जहां पर आपके सामने दिखाई पड़ेगा कि दानिश मालीवाल इसी मैदान पर एक मैच बिना खाता खुले आउट हुए, लेकिन डिकॉक के नंबर्स यहां पर बहुत शानदार है। नमन धीर इस मैदान पर कुछ खास कर नहीं पाया, लेकिन यादव और तिलक वर्मा दोनों ने यहां पर ठीक ठाक काम किया है। हार्दिक पांड्या के आंकड़े भी काफी ठीक ठाक सही हैं। रदरफोर्ड काफी नीचे बैटिंग करते हैं, स्टिल 53 का यहां पर एवरेज रखते हैं। बाकी सेंटर इस मैदान पर भी बहुत ही एवरेज रहे हैं। बाकी अश्विनी कुमार के 4 मैच में 9 विकेटें हैं, बुमराह के 54 मैच में 65 विकेटें हैं, गजनफर के 3 मैच में 4 विकेटें हैं। तो आज के इस मैच में मेरा अपना जो फाइनल डिसीजन बन पा रहा है, उसमें अगर गजनफर की बात करें तो मेरे टीम में जरूर रहेंगे, अश्विनी कुमार मेरे टीम में जरूर रहेंगे, और इवन बुमराह, इनको भी मैं लेकर के जाना पसंद करूंगा। लेकिन बैटिंग में अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि एक तो सबसे पहले रोहित शर्मा आज के इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और विल जैक्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर दोनों के दोनों सीधे प्लेइंग इलेवन में आते हैं, तब काफी हद तक आप मान सकते हैं कि आज मुंबई की टीम का भी दिन हो सकता है और मैच को जीत सकती है। तो इन दोनों के ऊपर काफी सारे चीजें डिपेंड करेंगे। दोनों के ही नंबर्स इस मैदान पर काफी अच्छे हैं, वरना अगर यही कंडीशन बनी रहती है तो मेरे हिसाब से अभी भी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा में से कोई भी एक ऑप्शन को आपको केवल ट्राई करना है, दोनों को आपको लेकर के नहीं जाना है। बाकी क्विंटन डिकॉक तो आपके टीम में रहेंगे ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से अभी तो 5 बेस्ट ऑप्शन यहां से आपको मिल गए हैं, जो आपको मैं क्लियरली बता चुका हूं। लेकिन अगर रोहित शर्मा और विल जैक्स खेलते तो ये 6 ऑप्शन भी बन सकते हैं, वो हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा। तो उसी वजह से मैं कह भी रहा था कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी प्लेयर बैटल अगर आप मुंबई के बैटर्स का देखें हैदराबाद के बॉलर्स के खिलाफ, तो रोहित शर्मा जयदेव नादकट पर आउट तो हुए, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके दिक्कत इनको पैट कमिंस पर रही है। 57 रन बना करके 4 बार आउट हुए हैं। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी भी इनको परेशान करती है, और लेग स्पिन बॉलिंग भी, जो नंबर्स में आपको दिखाई पड़ जाएगा। बाकी पैट कमिंस आपको क्विंटन डिकॉक को भी और तिलक वर्मा को भी आउट करते रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने ठीक ठाक रन भी उनके खिलाफ बनाए हैं। ईशान मलिंगा पर दिक्कत रही है, क्विंटन डिकॉक को एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी थोड़ा बहुत तिलक वर्मा को भी परेशान करती है। और उसके बाद जो लोअर ऑर्डर बैटर हैं, सूर्य कुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, रदरफोर्ड हो गए, पैट कमिंस का नाम आपको यहाँ पर एक कॉमन ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी गेम में आ जाती है। हालांकि हर्षल पटेल भी हैं जो कि शायद ही खेलें, लेकिन इस टीम का कंक्लूजन अगर आपको मैं प्लेयर बैटल के तौर पर दूं, तो एक तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वो मुंबई के बैटर्स को परेशान करती है, लेकिन साथ ही साथ लेग स्पिन बॉलिंग वो भी परेशान करती है, और प्लस पैट कमिंस उनका नाम आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जिसमें ईशान मलिंगा भी एक बड़ा नाम रहेंगे, जो लगातार शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। और अगर पिच के ऊपर थोड़ी बहुत भी घास रही तो वहां पर प्रफुल्ल हिंगे बहुत ही कमाल का स्विंग बॉलिंग ऑप्शन है। और साथ ही साथ साकिब हुसैन, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अभी तक जितने मुकाबले खेले हैं, शुरुआती मैचेस में इनको कोई भी छक्का नहीं लगा पाया था, लेकिन अभी पिछले मैच में जो राजस्थान के खिलाफ मैच हुआ, जब ये हैदराबाद की टीम खेल रही थी, तो वहां पर इनकी जम के पिटाई हो गई। लेकिन एक बहुत ही कमाल के प्रॉमिसिंग बॉलर दिखाई पड़ा, जिनके पास अच्छी पेस है, पेस वेरिएशन इसी वजह से इनका काफी काम आता है। तो बॉलिंग तो इनकी काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है। कम से कम 4 ऐसे पेसर हैं पैट कमिंस को लेकर के, ईशान मलिंगा, प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन। अगर पिच लाल मिट्टी की तो है ही, घास भी अगर उसके ऊपर हुई तो ये बहुत ही कमाल के ऑप्शन होंगे, डेडली ऑप्शन बेसिकली। बाकी शिवांग कुमार जैसे इनके पास स्पिनर भी हैं। बाकी अनिकेत वर्मा लोअर ऑर्डर बैटर के तौर पर है, सलील अरोड़ा है, और बाकी बैटिंग ऑर्डर वो तो आपको पता है ही, बड़ी कमाल की है। और उसके बाद इनके पास जो बेंच पर ऑप्शन है, चाहे तो आप देख लीजिए, मुझे लगता नहीं कि एक टीम कोई चेंज करेगी। बाकी बॉलिंग जो पिछले मैच में हुई थी, जो चारों तेज गेंदबाज है, वो आपको पावर प्ले की और डेथ ओवर की पूरी बॉलिंग मिला करके इकट्ठे करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी नीतीश रेड्डी और शिवांग कुमार भी बीच बीच में जहां पर जरूरत पड़ेगी आपको 2-2 ओवर करके दे देंगे। बाकी करियर के आंकड़े भी आप हैदराबाद के प्लेयर्स के वीडियो को रोक लीजिएगा, यहीं पर देख लीजिएगा। लेकिन रीसेंट फॉर्म अगर आप आकर के देखें, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये टीम 8 मुकाबले खेली है, पहले 4 में से केवल 1 मैच जीती थी, फिर लास्ट के जो 4 मुकाबले हुए उसमें चारों मुकाबले जीती है, यानी कि परफॉर्मेंस ऑलरेडी काफी तगड़ी रही है। लेकिन इस टीम की जो सबसे कमजोर कड़ी, जो कि इनकी मजबूत कड़ी ही बेसिकली रही है हमेशा से, वो निश्चित तौर पर ट्रेविस हेड साबित हुए हैं, जो कि शुरुआत तो लगातार दे रहे हैं। अगर बात करें तो बीच बीच में फेलियर्स भी हैं इनकी अगर आप देखें, लेकिन फिर भी 37, 23, 38, 46 की इनिंग्स रही है, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के अंदर कभी भी फ्री फ्लो में खेलते दिखाई नहीं पड़े हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अभिषेक शर्मा की बात करें, जो शुरुआत में एक मैच में फेल हुए थे, एक्चुअली 2 बार बिना खाता खुले आउट हुए थे, एक बार 7 रन बनाए थे, लेकिन ओवरऑल पिछले 3 बैक टू बैक मैचेस में 50+ की इनिंग है, और उसमें एक तो सेंचुरी भी है, जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। और बाकी ईशान किशन का फॉर्म वर्ल्ड कप से बेहतर चला आ ही रहा है, और क्लासन जिस तरीके की कंसिस्टेंसी
एफिशिएंसी के साथ रन बना रहे हैं, इनको लेकर के कोई दिक्कत है नहीं। बाकी नीतीश रेड्डी, जब भी इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर किया गया है नंबर 5 पर और बॉलिंग 1-2 ओवर की मिली है, लगातार इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और इवन मैं तो कहूँगा जब भी इन्होंने हैदराबाद के बाहर जाकर के खेला है तो वहाँ पर एक काफ़ी कमाल के ऑप्शन साबित हुए हैं, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, और इसी वजह से काफ़ी तगड़े ट्रम्प होंगे। और एक्चुअली अगर आप ट्रेविस हेड को अपनी टीम से हटा पाएँ तो उनकी यहाँ पर आप इन्हीं को लेके जा सकते हैं। बाकी जो लोअर ऑर्डर के दोनों बैटर्स हैं उतने काम के हैं नहीं। बाकी पैट कमिंस ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, जबकि इनके सभी बॉलर्स की पिटाई हो रही थी। इनको खुद पहली ही गेंद पर छक्का पड़ा था, जो 15 साल का प्लेयर है राजस्थान को, उसके द्वारा, नाम अगर आपको याद ही होगा। तो उसके बाद इन्होंने फिर भी काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करी। 4 ओवर में केवल 27 रन देकर के 1 विकेट लिया था, जहां पर जम के सभी की पिटाई हुई थी। प्रफुल्ल हिंगे को अगर आप बात करें तो पहले ही ओवर में पिछले मैच में 4 छक्के पड़ गए थे, जिन्होंने उसके पहले वाले मैच में वैभव सूर्यवंशी को बिना खाता खुले आउट हो गया था और उसका बदला उन्होंने पिछले वाले मैच में इनसे लिया। फिर भी ये 1 विकेट लेकर के गए, वो भी 20वें ओवर में। और उसके अलावा शिवांग कुमार कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। साकिब हुसैन का आपको ने बताया कि पहले 3 मुकाबले में इनको एक भी छक्का नहीं पड़ा था, फिर पिछले मैच में इनको कूटा गया जम करके राजस्थान के बैटर्स के द्वारा, और उसमें वैभव सूर्यवंशी का भी हाथ रहा था। लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करें तो वो निश्चित तौर पर साकिब हुसैन और ईशान मलिंगा दोनों के पास है। चाहे पिच कैसी भी हो, फ्लैट बैटिंग पिचेस भी हों, तो वहां पर भी ये दोनों काम आएंगे पैट कमिंस के साथ। लेकिन वहीं पर पिच के ऊपर जरा से भी स्विंग मौजूद हुई, खास करके हरी घास मौजूद हुई, तो प्रफुल्ल हिंगे एक डेडली बॉलिंग ऑप्शन साबित हो सकते हैं इस पिच के ऊपर, जो कि अच्छी खासी स्विंग कराते हैं। और बाकी जो बैटर्स हैं उनके बारे में तो आपको मैंने बता दिया। बाकी ये टीम काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, इसको लेकर के कोई डाउट है नहीं। हालांकि फिर भी 6 से 7 ऑप्शन आप टीम से ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन तो आपको ढेर सारे दिखाई पड़ गए, कम से कम 3 बॉलर, 3 बैटर और 2 डिफरेंशियल ऑप्शन। तो उसी में थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर करने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो ट्रेविस हेड के मुंबई के खिलाफ आंकड़े अच्छे हैं, 31 का एवरेज है। लेकिन अभिषेक शर्मा के आंकड़े देखें तो बहुत ही पुअर हैं। इवन ईशान किशन के 4 मैच केवल 62 रन है। नीतीश रेड्डी भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। और यहाँ पर जो नीतीश रेड्डी का आप आंकड़ा देख रहे हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। इसको 3 मैच आप बना लीजिएगा। 3 मैच में 41 रन है, 13 का एवरेज है। और साथ ही साथ पैट कमिंस के 13 मैच में 18 विकेट हैं, 2 मैच में 3 विकेट ईशान मलिंगा के हैं। और ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि ईशान मलिंगा, पैट कमिंस तो बेस्ट ऑप्शन होंगे ही। और पिच चाहे जैसी हो, साकिब हुसैन भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे। लेकिन पिच के ऊपर अगर घास है तो वहां पर प्रफुल्ल हिंगे, और स्पेसिफिकली अगर फ्रेश पिच हुई तो वहां पर प्रफुल्ल हिंगे बहुत ही कमाल के ऑप्शन रहेंगे। बाकी अब जहां तक मुझे दिखाई पड़ रहा है कि अभिषेक शर्मा की एक फेलियर ड्यू है। हालांकि ये चीज बहुत ही रिस्की है इनको टीम से ड्रॉप करना। पूरी तरह से सेफ गेम अगर आप खेलना चाहते हैं तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और क्लासेन, चारों को ही आप सीधे लेके जा सकते हैं। वरना एक रिस्क आप ले सकते हैं, जो कि अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड को ड्रॉप करके आप कर सकते हैं। किसी एक को भी ड्रॉप करके आप कर सकते हैं, और उसके वजह से आपको एक एक्स्ट्रा मुंबई का प्लेयर लेने को ऑप्शन खुल जाएगा। वरना अगर आप ये कर रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करें तो नीतीश रेड्डी भी एक अच्छा ऑप्शन है, या प्रफुल्ल हिंगे भी, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तय तभी हो पाएगी जब टॉस हो जाएगा। हम पिच रिपोर्ट देख लेंगे कि कैसी पिच है, उसके बाद आपको मैं टेलीग्राम पर क्लियर कर दूंगा। बाकी इस मैदान पर आंकड़े अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में केवल ट्रेविस हेड ही इस मैदान पर चले हैं। बाकी कुछ हद तक ईशान किशन चले हैं, काफ़ी समय तक मुंबई इंडियंस के लिए यहाँ पर खेले हैं, तो थोड़ा बहुत अनुभव तो है। 32 मैचेस इस मैदान पर खेल चुके हैं। बाकी अभिषेक शर्मा, क्लासेन और इवन नीतीश रेड्डी के भी आंकड़े यहाँ पर उतने अच्छे हैं नहीं। बॉलिंग में पैट कमिंस के 4 मैच में 4 विकेट है, ईशान मलिंगा के 1 मैच में 2 विकेट हैं। हर्षल पटेल, उनादकट के आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि शायद ही खेलें अब। लेकिन प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप आकर के देखें तो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन बॉलिंग, ये 4 तरीके की ऐसी बॉलिंग है। बुमराह, हार्दिक पांड्या और प्लस ऑफ स्पिन और लेग स्पिन बॉलिंग, जो इस टीम के खिलाफ काम आएगी। लेकिन ऑलरेडी आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि स्पिन खेलने वाली टीमों में सेकंड बेस्ट टीम मैं इसको मानता हूं आईपीएल के अंदर। लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी सारे हैं तो ऑफ स्पिनर तो गेम में आएंगे ही, तो वो चीज़ यहाँ पर रहती जरूर है। लेकिन लोअर ऑर्डर इनका जो है वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। बाकी स्विंग होती गेंद जो है वो कोई भी अच्छा नहीं खेलता, और अगर ऐसी कंडीशंस बनेंगी तो वो इस टीम के खिलाफ काम आएगी। और बाकी पिच के ऊपर से अगर ग्रिप मिली स्पिनर्स को, तब तो उनको भी कोई रोक नहीं पाएगा, कितनी भी बेहतर स्पिन खेलने वाली टीम हो। तो पिच के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। पिच को लेकर के जो भी अपडेट्स होंगे, जैसी भी पिच होगी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद बता दूंगा। और साथ ही साथ यहीं पर अपनी फाइनल टीम में दे दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक है। बाकी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना है, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना है। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करेंगे खत्म। चलते हैं, नमस्कार।